नमस्कार। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम भारत का अपतंत्र। इससे पहले अपन ने इंडियन ज्योग्राफी का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। वो था भारत की भौगोलिक विशेषताएं। आज है दूसरा पार्ट, भारत का अपतंत्र। इसके हम ऐतिहासिक जानकारी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास नदी घाटियों में ही हुआ है। मानसूनी जलवायु के परिप्रेक्ष्य में नदियों का भारत में विशेष महत्व है। यहाँ के अधिकांश ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व के नगर नदियों के किनारे ही बसे हैं। जैसे वाराणसी हुआ, जहाँ महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। दिल्ली हुआ, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर है, जो झेलम नदी के किनारे स्थित है। सभी बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे विकसित हैं। धार्मिक महत्व के नगर भी हैं और ऐतिहासिक भी हैं। आज के प्रमुख औद्योगिक व व्यापारिक केंद्र भी नदियों के किनारे विकसित हुए हैं। जल, जल विद्युत, सिंचाई, आंतरिक जल परिवहन, औद्योगिक उपयोग आदि की सुविधाओं के कारण भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये ओल्ड आरबीसी की 11th क्लास से लिया गया है दोस्तों। मार्ग परिवर्तन। भूगर्भ शास्त्री मानते हैं कि भारत की कई नदियों के मार्ग में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं। इनमें सबसे रोचक परिवर्तन सिंधु ब्रह्मपुत्र प्रवाह तंत्र से संबंधित है। यह नदी तंत्र, जिसे शिवालिक भी कहा गया है, असम के उत्तरी पूर्वी भाग से निकलकर हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर बहती हुई सुलेमान कीर्तर श्रेणियों तक जाकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिर जाती थी। बाद की भौगोलिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप इस इंडो ब्रह्म या शिवालिक नदी का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वो सिंधु के रूप में तथा पूर्वी भाग ब्रह्मपुत्र व अन्य नदियों के रूप में आ गया। इस प्रकार सरस्वती नदी का प्रवाह भी कालांतर में विलुप्त हो गया। दोस्तों, ये हिमालय है। जो प्राचीन समय में क्या है, यहाँ से केवल एक ही नदी निकलती थी जो इस प्रकार प्रवाहित होती थी। और यहाँ पे है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, सुलेमान कीर्तर पहाड़ियाँ। यहाँ से निकलती हुई ये नदी सुलेमान पहाड़ियों से टकराने के बाद दक्षिण में प्रवाह होकर अरब सागर में गिर जाती थी। जो दोस्तों, समय के साथ भूकंप और ज्वालामुखी आदि के विस्फोट के कारण धीरे धीरे इन नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुआ और ये नदियाँ, जो एक नदी थी शिवालिक नदी, जो पश्चिम में बहती हुई सुलेमान कीर्तन पहाड़ियों से टकरा के दक्षिण में प्रवाहित होकर अरब सागर में गिर जाती थी, वो नदी दोस्तों तीन भागों में विभक्त हो गई। पहला पार्ट रहा सिंधु नदी का, जो अरब सागर में गिरती है दोस्तों। जो वर्तमान की झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज सभी नदियाँ क्या है, जो सिंधु नदी का भाग है, यह है अरब सागर में गिरती है। दूसरी गंगा नदी प्रणाली है दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो शिवालिक नदी थी वो तीन भागों में विभक्त हो गई भौगोलिक घटनाओं के कारण, जो पहले प्राचीन समय में शिवालिक नदी के नाम से जानी थी। और इस प्रकार जो सरस्वती नदी वर्तमान में घग्गर नदी का रूप है, जो अंतःप्रवाह नदी के रूप में जानी जाती है दोस्तों, ये धीरे धीरे क्या हुआ, विलुप्त हो गई। खंडित रेखा अपन आगे मानचित्र में देखेंगे। जल विभाजक रेखा है, जो खंडित रेखा है वो जल विभाजक रेखा है, जो भारत को तीन प्रमुख जल प्रवाह क्षेत्रों में विभाजित करती है। पहली है अरब सागर का प्रवाह क्षेत्र, दूसरा है बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्षेत्र एवं तीसरा है अंतः प्रवाह क्षेत्र। ये जल विभाजक रेखा हिमालय के निकट मानसरोवर झील से प्रारंभ होकर कामेत पर्वत होती हुई शिमला के पूर्व से अरावली के साथ साथ उदयपुर तक जाती है। यहाँ से ये दक्षिण में इंदौर के निकट से यह जल विभाजक रेखा नर्मदा व ताप्ती की घाटियों को अरब सागरीय प्रवाह क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए पश्चिमी घाट के सारे होकर कन्याकुमारी तक जाती है। इसे समझते हैं दोस्तों। ये खंडित रेखा है, जल विभाजक रेखा, जो तिब्बत की मानसरोवर झील से स्टार्ट होती हुई शिमला के पूर्व से यह अरावली के सारे विस्तृत होती हुई उदयपुर से जब ये दोस्तों इंदौर की तरफ पूर्व में होती हुई यहाँ से पुनः ये दोस्तों महाराष्ट्र में होती हुई पश्चिमी घाट के सारे कन्याकुमारी तक फैली हुई है। ये भारत की महान जल विभाजक रेखा है दोस्तों। इसके जो पूर्व में पानी है दोस्तों, वो पश्चिम बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में जाता है, जबकि जो पूर्व में है वो अरब सागर में गिरता है दोस्तों, जिसके अंदर सिंधु नदी तंत्र है, जो
पूर्वी साइड में इधर दो नदी तंत्र है, एक है गंगा नदी तंत्र और दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो ये जल विभाजक रेखा है दोस्तों, ये तीन भागों में विभक्त होती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये पूर्व की ओर प्रवाहित होकर फिर पुनः दक्षिण में आती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जो गंगा नदी तंत्र है वो भारतीय मैदान के बीच में से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो सिंधु नदी है दोस्तों, ये पंजाब में से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। जो अंतर प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों, ये राजस्थान में और हरियाणा में पाया जाता है। इसमें बहने वाली नदियाँ यहीं मैदानों में ही विलुप्त हो जाती है, जिसमें घग्गर प्रमुख नदी है। इसके अलावा सांबर झील में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। लूनी नदी है वो दोस्तों कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों जब इंदौर है, इंदौर से जो पूर्व जो ढाल है दोस्तों, पश्चिमी ढाल में ये जो अपन केप देख सकते हैं, ये पश्चिमी ढाल में है और पश्चिम की तरफ इसका ढाल है। यहाँ से दो नदियाँ प्रवाहित होती है, नर्मदा और ताप्ती, और दोनों ही अपना जल अरब सागर में गिराती है। भौगोलिक दृष्टि से भारत के अफवाह तंत्र को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। हिमालय अफवाह तंत्र, जिसे उत्तर भारत की नदियां कहते हैं। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, जिसे दक्षिण भारत की नदियां कहते हैं। और तीसरा है अंतः प्रवाह तंत्र। हिमालय अफवाह तंत्र या उत्तरी भारत की नदियां, इसे तीन भागों में पुनः विभक्त किया गया है। तीन प्रवाह क्रमों में विभक्त किया गया है। पहला है सिंधु अफवाह, दूसरा गंगा अफवाह और तीसरा है ब्रह्मपुत्र अफवाह। पहला है दोस्तों सिंधु नदी अफवाह। सिंधु अफवाह का क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो सिंधु नदी का अफवाह तंत्र है ये कितना है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर या लगभग 11.5 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 3.25 लाख किलोमीटर भारत में स्थित है। कितना है दोस्तों, 3.25 लाख तो भारत में स्थित है। और सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को 42 लाख घन मीटर जल का उपयोग करने की परमिशन है दोस्तों। यहाँ कितना जल भारत उपयोग कर सकता है, 42 लाख घन मीटर। इसके इस प्रवाह की सभी नदियां ऊपरी घाटियों में गार्ज बनाती है। जो पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों, उसकी ऊपरी घाटियों में क्या है, गार्ज बनाती है। ये जो जितनी भी नदियां हैं इस तंत्र की, पहली है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वत से, जिसे बोक्सरचू, सिंगी खबान या शेरमुख भी बोलते हैं। शेरमुख, सिंगी खबान, बोकरचू और कैलाश पर्वत। कहाँ से होता है सिंधु नदी का उद्गम दोस्तों, कैलाश पर्वत के कैलाश पर्वत श्रेणी में शेरमुख स्थान से, जिसे वहाँ स्थानीय भाषा में बोकरचू या सिंगी कमान भी बोलते हैं। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें से 1114 किलोमीटर भारत में है। जास्कर और लद्दाख श्रेणियाँ के प्रवाह, जास्कर और जो लद्दाख श्रेणियाँ हैं इसके बीच से सिंधु नदी का प्रवाह है। मतलब कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य से गुजरती हैं, सिंधु नदियाँ। इसकी सहायक नदियाँ श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, काबुल, खुर्रम, गोमल, विभवा आदि, ये किसकी नदियाँ दोस्तों, सिंधु नदी की। इस डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे है ये कैलाश पर्वत श्रेणी, यहाँ से शुरू होती है सिंधु नदी, जो अपना प्रवाह जम्मू कश्मीर से होते हुए, लद्दाख से होते हुए, अपना जल पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिराती है। इसकी सारी नदियों में श्योक नदी, जो लद्दाख की उत्तर से होती हुई बहती हुई जम्मू कश्मीर में इसमें मिल जाती है। और गिलगित जो नदी है ये कराकोरम के पश्चिम से बहती हुई सिंधु नदी में मिल जाती है। एक अन्य नदी काबुल नदी है दोस्तों, जो हिंदू कुश पर्वत से निकलती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। एक खुरम नदी है, ये भी सिंधु नदी में पाकिस्तान में मिलती है। यह है नंगा पर्वत दोस्तों, यह लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। यह है पीर पंजाल श्रेणी, ये पूरी की पूरी ही पीर पंजाल श्रेणी है, जिसके उत्तर से झेलम और दक्षिणी भाग में से चेनाब नदी निकलती है दोस्तों। ये पाकिस्तान में मिलती है। चेनाब नदी के नीचे रावी नदी, ये भी अपना जल भारत और पाकिस्तान से ले जाते हुए आगे जाके चेनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी के नीचे है व्यास नदी, जो हरिकेश बांध के पास सतलुज में मिल जाती है। और सतलुज नदी भी अपना जल आगे ले जाके चेनाब में मिला लेती है दोस्तों। और ये पंचनद बनाते हुए आगे जाके सारा जल, जो पंचनद का जल है, वो सिंधु नदी में मिल जाता है और आगे अरब सागर में जाता है दोस्तों। अब है झेलम नदी दोस्तों। जो झेलम नदी है इसका उद्गम पीर पंजाल, ये दूसरी नदी है दोस्तों, इसका उद्गम पीर पंजाल पर्वतस्थली, वेरीनाग झील या शेषनाग झील, मतलब जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है
या जो वेरीनाग झील है या उसके पास स्थित शेषनाग झील है वहां से होता है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शेषनाग झील से, या जो पास में स्थित वेरीनाग झील है या जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है दोस्तों, यहाँ से झेलम नदी का उद्गम होता है। बाद में ये हुल्लर झील में मिल जाती है। मतलब जो हुल्लर झील है, हुल्लर झील किस में स्थित है? झेलम नदी पर। श्रीनगर इसी नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर दोस्तों झेलम नदी के किनारे ही स्थित है। इसकी सहायक नदियां हैं किशनगंगा, लिद्दर और पूंछ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो लिद्दर नदी है ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों? झेलम नदी की। अन्य नदियां हैं पूंछ और किशनगंगा। किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? ये झेलम की। उरी परियोजना झेलम नदी पर बनाई गई है। जो उरी परियोजना है झेलम नदी पर बनाई गई है। चिनाब, इसका उद्गम दोस्तों चिनाब नदी का बारालाचा दर्रा से होता है और हिमाचल प्रदेश से निकलती है। जो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा है वहां से चिनाब नदी का उद्गम होता है। चंद्र एवं बागा नामक दो जलधाराओं से मिलकर बनी है। मारू सरू नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके द्वारा दुलस्ती, सलाल और बकलियार परियोजना चिनाब नदी पर बनी है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल भी चिनाब नदी पर बना है। रावी नदी, इसका जो उद्गम है कल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू पहाड़ियों के पास रोहतांग दर्रा है उसके पश्चिम से रावी नदी का उद्गम होता है दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा परियोजना एवं थीन बांध पंजाब में स्थित है। व्यास नदी दोस्तों, इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास से व्यास कुंड से होता है। इसका जो संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र है वो भारत में है। पोंग और हरिकेश बांध व्यास नदी पर बने हैं। सतलुज नदी, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से सतलुज नदी का उद्गम होता है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर बनी है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भाखड़ा और नागल परियोजना सतलुज नदी पर बनी है। इस मैप में देख सकते हैं दोस्तों, जो सिंधु नदी और सतलुज नदी है दोनों का ही उद्गम दोस्तों चीन से हो रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सतलुज और जो सिंधु नदी है दोनों का ही उद्गम कहाँ से होता है? जो सिंधु नदी है इसका उद्गम होता है शेरमुख या कैलाश पर्वत श्रेणी से, और जो सतलुज है इसका मानसरोवर झील से दोस्तों। दोनों ही चीन से निकलती है नदियाँ। बाकी सभी नदियों का उद्गम भारत से होता है। झेलम, चेनाब, रावी और व्यास। जो व्यास नदी है दोस्तों ये पूर्णतः इसका भाव भारत में स्थित है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण जो अपन ने पहले दोआब पढ़े थे वो दोआब देख लेते हैं। पहला है सिंधु सागर दोआब। जो सिंधु सागर दोआब है दोस्तों ये सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य स्थित है। ये जो सिंधु सागर और दोआब है ये सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित है। ये पूर्णतः। दूसरा है दोस्तों चाज दोआब। चाज दोआब मतलब चाज चेनाब से लिया गया और जय झेलम से लिया गया। झेलम और चेनाब के मध्य स्थित है चाज दोआब। तीसरा है रेचना, जो चेनाब और रवि के मध्य स्थित है। चेनाब से चना लिया गया और रवि से रे लिया गया। जो रेचना दोआब है दोस्तों रवि से रे लिया गया है और चेनाब से चना लिया गया। मतलब रेचना दोआब चेनाब और रवि के मध्य स्थित है। जो बारी दोआब है दोस्तों रवि और व्यास के मध्य लिया गया है। अपने व्यास को ब्यास पढ़ा, मतलब ब्यास से बा, और रवि से ही लिया गया है। मतलब बारी रवि और व्यास के मध्य स्थित है। जो बिस्त दोआब है ये सतलुज और व्यास नदी के मध्य स्थित है। ब्यास से अपन ने बी लिया है और सतलुज से स्थ लिया, मतलब बिस्त दोआब व्यास और सतलुज के मध्य स्थित है। जो सिंधु सागर दोआब है ये सिंधु और झेलम के मध्य से लिया गया है। चास दोआब चेनाब और झेलम के मध्य से लिया गया है। रेचना दोआब रावी और चेनाब के मध्य से। बारी दोआब रावी और व्यास के मध्य से। बिस्त दोआब व्यास और सतलुज नदी के मध्य से लिया गया है। नदियों के संस्कृत में नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। झेलम नदी है उसको विस्ता बोलते हैं। संस्कृत में क्या बोलते हैं? झेलम को विस्ता, चिनाब को अस्कनी या चंद्रभागा, रावी को पुरुषणी या इरावती, व्यास को विपाशा अर्घिकिया और सतलुज को सतुद्री। ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। झेलम को विस्ता बोलते हैं, चिनाब को अस्कनी या चंद्रभागा, रावी को पुरुषणी या इरावती, व्यास को विपाशा या अर्घिकिया और सतलुज को सतुद्री। दोस्तों अपना नेक्स्ट पार्ट होगा गंगा नदी तंत्र या गंगा प्रवाह।